श्वेत पत्र में हम विवाद के इसी मुद्दे के हर पहलू को आपको समझाएंगे। सरल भाषा में पेचीदा सवालों के जवाब ढूंढेंगे और वक्फ के विवाद पर तर्क और आंकड़ों के साथ पेश करेंगे श्वेत पत्र। अपनी ताकत के बलबूते पर भारत सरकार ये बिल लाई है। अक़लियत की हैसियत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। हम इसको रिजेक्ट करते हैं, लड़ाई जारी। ये बहुत ही जन विरोधी कानून है कि नियम से चलाओ और नियम से चलना ही पड़ेगा। इस बात को वक्फ बोर्ड ने कहा। सरकार बना करके इस कानून को पूरे दान रखेगा। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। मैं समझती हूँ कि ये डाका डालने के बराबर है, जो बहुत गलत है, जो नहीं होना चाहिए। ये लोग तो कानून मानते नहीं, ये सोचते हैं कि आज हुकूमत है, जो करना चाहेंगे कर लेंगे। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड पर भाजपाइयों को बिठाएं और वक्फ की सारी प्रॉपर्टी को हड़प ले। छाती पीटने से क्या होता, तो गरीब मुसलमान का भला होना है ना। भारत का कानून पूरे भारत में लागू होता है। वक्फ को लेकर हिंसा की घटनाओं में ईंधन कौन डाल रहा है? क्या साजिशों की चिंगारी भड़काकर हिंसा की आग लगाई जा रही है? वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है। राहुल गांधी इज नॉट श्योर ऑफ व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। जिस तरीके से वो बिल आया है, उस बिल को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत भरा है। यह संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर से ये कानून वापस लिया जाए। मुसलमानों को कुछ लोग भड़का रहे थे, उसी तरह इस बिल पर सिर्फ भड़का रहे हैं। क्या वक्फ को लेकर राजनीतिक दल चुनावी रोटियां सेंक रहे हैं? क्या यह तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण की लड़ाई हो रही है? हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, मजहबी आजादी और संविधान से टकराव वाला ये कानून है। ये विरोध कर रहे हैं कि जो कानून बना है वो कानून वापस सरकार ले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आह्वान पर ये धरना मुनक्किद हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो अपने निजी स्वार्थों के लिए काम करती है और कांग्रेस की टूल किट है। ये जो बिल पास किया गया है ये सरासर गलत है, गैर कानूनी बिल है। सुप्रीम कोर्ट से हमारे लोगों को, जो लोग इस बिल के बारे में गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको इंसाफ मिलेगा। हमारा एहतजाज अभी भी जारी है और जब तक जारी रहेगा, जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता। वक्फ को लेकर देश भर में लगातार बढ़ते प्रदर्शनों के पीछे वजहें क्या हैं? क्या वक्फ को लेकर आम लोगों में असमंजस की स्थिति है? कहा जा रहा है कि हम बहुत इंसाफ कर रहे हैं, हम तो उसकी तरक्की के लिए बात कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि सब तो हमारे सारी चीज छीने ले रहे हो। हमारा घर छीन लो, हमें सड़क पे बिठा दो और कहो कि हम घर की तरक्की के लिए बात कर रहे हैं तुम्हारी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमेशा की तरह जो लोगों के अंदर एक डिस्पेयर है, एक निराशा का भाव है, उसको एड्रेस करेगा। सबका साथ सबका विकास कागजों पर भी नहीं मुसलमानों के लिए। अगर मुसलमानों के लिए कागज पे कुछ वक्फ बिल है जिसमें उनको दबाने का काम किया जाए और कुछ नहीं। नए वक्फ कानून के खिलाफ अदालत में याचिकाएं बढ़ती क्यों जा रही हैं? क्या नए कानून को लेकर मुसलमानों में कोई डर है या सरकार पर भरोसे की कमी है? इस बिल से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है और पॉलिटिकल लोगों के बहकावे में ना आए और कोई भी उग्र प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। जो धन्ना सेठ लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्हीं के पास सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं तो सरकार से एक आग्रह ये भी करना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये जो मुसलमानों के ठेकेदार बने फिर रहे हैं और अपने आप को मुसलमान का भी, धर्म का भी ठेकेदार मानते हैं और चाहते हैं कि भाई ये हमारी आवाज़ पे तमाम मुसलमान इकट्ठा हो जाए, चल जाए और कहीं हम जो चाहें, जैसा चाहें मुसलमानों को वैसा चलाएं, इन लोगों की क्लास पहले ली जाए और इनकी प्रॉपर्टियों की जांच की जाए। क्यों कुछ मुसलमान नए कानून के साथ हैं और क्यों ज्यादातर मुसलमान नए कानून के खिलाफ हैं? वक्फ कानून के खिलाफ
कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला चल निकला है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कानून असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत दिए गए नागरिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है। अब समझिए कि अनुच्छेद 26 क्या है। यह किसी भी धार्मिक समूह या संप्रदाय को यह अधिकार देता है कि वो धार्मिक और परोपकारी संस्थाएं स्थापित करे, उन्हें संचालित करे। सरकार का तर्क है कि संशोधन जरूरी था क्योंकि वक्फ बोर्ड का काम पारदर्शी न होने के कारण कानूनी विवाद खड़े हो रहे थे। राज्य राज्य विरोध, शहर शहर प्रदर्शन। नगर नगर नारेबाजी। वक्फ कानून 2025 के खिलाफ मुस्लिम समाज की नाराजगी बढ़ती जा रही है और देश के कई राज्य इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। वक्फ कानून के विरोध के लिए न सिर्फ सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं बल्कि मस्जिदों से तकरीरें हो रही हैं। काली पट्टियां बांधकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी जोरदार ढंग से कानून का विरोध किया जा रहा है। सरकार का काम है कि जैसे उन्होंने किसानों के बिल को वापस लिया है, इसी तरह इस बिल को भी दोबारा लाएं और इसको वापस लेने का काम करें। हुकूमत की नाइंसाफी और हुकूमत के जुल्म के खिलाफ ये लड़ाई है और ये लड़ाई हम इंशाल्लाह जारी रहेंगे जब तक ये बिल वापस ना ले। ये नरेंद्र मोदी हुकूमत मुसलमानों की वक्फ की जायदाद को हड़पने के लिए ये बिल लाई जा रही है। ये बिल कम्प्लीटली वापस लिया जाए, ये बिल मुसलमानों के हक में नहीं है। वक्फ मसले पर एक तरफ प्रदर्शन चल ही रहे हैं, दूसरी तरफ कई मुस्लिम संगठनों ने भी नए कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जीपीसी की मीटिंग में मेरी बात कही कि अगर आप कलेक्टर को जिम्मेदार बनाते हैं जमीन के इंक्वायरी का और वो मामले को लटका के रखेगा तो कोई भी मामला रजिस्टर्ड होगा नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लंबी लड़ाई छेड़ दी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक वक्फ बचाओ मुहिम शुरू की गई। भी हमारे साथी हैं, उन सबको इंतजाम करवाना। इस मुहिम के तहत सभी राज्यों की राजधानियों में धरना प्रदर्शन और गिरफ्तारी का कार्यक्रम होगा। जुमे की नमाज के बाद ह्यूमन चेन बनाकर विरोध किया जाएगा। 22 अप्रैल को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ की हिफाजत कार्यक्रम होगा। 30 अप्रैल को घर, दफ्तर, फैक्ट्री में आधे घंटे लाइट बंद करके ब्लैकआउट किया जाएगा। देश के 50 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रबुद्ध समाज की बैठकें होंगी। बोर्ड की महिला विंग भी देश के अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम करेगी। आज हम इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं, इस कानून को हम मानने को तैयार नहीं है। ये कानून जो लाए हैं ये हमने जो हमारे बड़ों ने यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद ने जो सुझाव दिए थे वो नहीं माने गए और अपनी ताकत के बलबूते पर भारत सरकार ये बिल लाई है। इसको हम पसंद नहीं कर रहे हैं। औकाफ की जायदादों के लिए इसको नुकसानदेह मानते हैं तो हमारी बात को सुनना चाहिए। हमारी बड़े लोगों की बातों को सुनकर दोबारा इस पर विचार करना चाहिए। हमारा मुतालबा। स्पीकर, हमने एक मोशन लाई थी, हमें अलाउ कीजिए इस पर बोलने की। सुनाने में ये बात है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र के दौरान वक्फ कानून की प्रति फाड़ी गई। हंगामा और हाथापाई भी हुई।
বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা নেওয়া। কি শিক্ষা? সময় এসেছে বাংলাদেশে বিজেপির যে ব্রিটিশ ছিল, হাসিনা সরকারকে তারা উৎখাত করেছে। বাবরি মসজিদ আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হলো। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई। मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा के बाद राजनीति जोरों पर है। बीजेपी ममता सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी जिस तरीके से ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है, आगे आने वाले समय में बंगाल पश्चिम बंगाल रहेगा कि पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगा, इसको लेके आप पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के मन में डाउट हो रहा है। मुर्शिदाबाद में जो भी दंगा फसाद हुआ है उसके पीछे टीएमसी है, टीएमसी के लोग, टीएमसी की पुलिस, सारा झगड़ा फसाद उन्हीं का, ताकि पूरे मुल्क का माहौल खराब किया जाए। इसी तरह जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी रोज ड्रामा कर रहे हैं। भाई जम्मू कश्मीर की विधानसभा का ये मामला नहीं है, ये कानून बन चुका, पास हो चुका, लागू हो चुका। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वक्फ कानून का विरोध करते हुए उसे राज्य में लागू न होने देने का आश्वासन दे रही। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है। उधर बिहार में तेजस्वी यादव ये आश्वासन दे रहे हैं कि सत्ता में आए तो राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। सरकार बनाएंगे और सरकार बना के इसको लागू नहीं होने देंगे। एक तरफ है राजनीति, दूसरी तरफ साजिश की आशंका, और इस आशंका को बल मिला पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की कुछ तस्वीरों को देखकर। वक्फ कानून विरोध की तकरीर में आरएसएस से लेकर बाबरी तक का जिक्र आ गया। वक्फ कानून की मुखालफत में बांग्लादेश की तरह मोदी सरकार के तख्ता पलट का आह्वान कर दिया गया। তাই আজকে সময় এসেছে বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা নেওয়া। কি শিক্ষা? সময় এসেছে বাংলাদেশে বিজেপির যে ব্রিটিশ ছিল, হাসিনা সরকারকে তারা উৎখাত করেছে। উৎখাত করেছে সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনের যে জায়গা, সেখান থেকে উঠতে উঠে সেখানকার ছাত্র যুবক, এই যে আপনারা এত পরিমাণে যুবক দাঁড়িয়ে আছে। क्या ये बयान हिंसा के लिए उकसाने की सोची समझी साजिश नहीं है? क्या ये भाषण वक्फ कानून की आड़ में दंगों के लिए भड़काने की साजिश नहीं है? वक्फ कानून के विरोध में पहले मुर्शिदाबाद में हजारों लोग जुटे। किसी के हाथ में तिरंगा था, किसी के हाथ में मजहबी पोस्टर, तो कोई फिलिस्तीन का झंडा भी लहरा रहा था। लेकिन हिंसा कैसे भड़की, इसकी तस्वीर भी सामने आ रही है। বাবরি মসজিদ আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হলো। আমি মোদি সাহেব আরএসএস এর গুন্ডা বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, মুসলমানদেরকে যেখানে আরএসএস এর সংখ্যা গরিষ্ঠ রয়েছে, মৌমাছি খেপে যায়, আমরা মৌমাছির মতো খেপে গিয়ে वक्फ के विरोध में अलग अलग तरह की धमकियां देश के कई राज्यों से सामने आ चुकी हैं। सड़क से संसद तक लड़ाई के कई ऐलान हो चुके हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो चौंकाता है। सवाल यही उठता है कि क्या मुर्शिदाबाद की प्रयोगशाला से निकले नफरत के रसायन से देश भर में आग लगाने की तैयारी थी? हमारा ये दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा? उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं?
ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। নিজের ভাষা, আচার আচরণ, কার্যপদ্ধতির মধ্য দিয়ে আপনি নিজেকে প্রমাণ করেছেন আপনি একজন জালি হিন্দু। ये वाकफ हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, भाजपा गवर्नमेंट जो बिल लाए हैं हम उसका विरोध करते हैं। यहाँ पर बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी क्लियर करके बता दिया कि वो बिल का जो बैड साइड्स है वो बंगाल में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये पश्चिम बांग्लादेश बन रहा है बंगाल, यहाँ हमास का झंडा, फिलिस्तीन की झंडा दिखाई देगी, पाकिस्तान की झंडा दिखाई देगी, सीरिया की झंडा, आईएस का झंडा दिखाई देगा, लेकिन रामनवमी का झंडा गाड़ी से उतार दिया जाएगा। कोलकाता क्या पाकिस्तान बांग्लादेश ढाका हो गया क्या? मुर्शिदाबाद एक उदाहरण है, लेकिन वक्फ संशोधन पर जेपीसी में चर्चा हुई। संसद के दोनों सदनों में कुल 25 घंटों की चर्चा के बाद बहुमत से फैसला हुआ। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बना। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। मुर्शिदाबाद की घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां ऐसी किसी भी साजिश के खिलाफ चौकन्नी हैं और सरकार ने योजना बनाई है कि मुसलमानों को वक्फ कानून के बारे में समझाया जाए। बीजेपी ने इसके लिए जन जागरण अभियान चलाने की तैयारी की है। इसके तहत नेता और कार्यकर्ता मुस्लिम समाज के बीच पहुंचकर उनको वक्फ संशोधन कानून के फायदे गिनाएंगे ताकि कोई उन्हें गुमराह ना कर पाए। हम आपको सीधे सरल तरीके से वक्फ के बारे में बताते हैं। मुस्लिम समाज में अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति दान करने की प्रक्रिया है जिसे वक्फ कहा जाता है। यह दान अल्लाह के नाम पर किया जाता है और इस दान की हुई संपत्ति की देखरेख की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की होती है। यह प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद हो सकती है या फिर पैसा भी हो सकता है। हर राज्य में एक स्टेट वक्फ बोर्ड होता है। स्टेट वक्फ बोर्ड दान की हुई संपत्ति की देखरेख के लिए एक मुतवल्ली या केयरटेकर नियुक्त करता है। वक्फ को मुसलमान सदकाए जारिया कहते हैं, यानी मर्जी से किया गया एक ऐसा दान जो उसके मरने के बाद भी काम आता रहे। लेकिन अब जो नया कानून आया है उसको लेकर मुसलमानों को क्या-क्या डर, संशय या आपत्तियां हैं, आपको दिखाते हैं। नए वक्फ कानून को लेकर मोटे तौर पर मुसलमानों की 5 आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति ये, आखिर सरकार को 10 साल के कार्यकाल के बाद अब क्या जरूरत महसूस हुई कि उसने कानून में बदलाव कर दिया? क्या सरकार मुसलमानों के अधिकारों का हनन कर रही है? गलत तरीके से दूसरा का जमीन को हड़प ना ले, इसको प्रतिबंध लगाने के लिए, रोकने के लिए अच्छा सोच के साथ हम ये बिल लेके आए हैं। दूसरी आपत्ति ये कि क्या अब सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा? क्या सरकार ही तय करेगी कि कौन सा प्रॉपर्टी वक्फ है, कौन सी नहीं? क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि वो किसी भी मस्जिद का भविष्य तय करेगा? कानून है, ये मुसलमानों के राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है। तीसरी आपत्ति, ये वक्फ जमीन को लेकर जो पुराना कानून था वो कहता था कि अगर कोई जमीन लंबे समय से वक्फ इस्तेमाल कर रहा है तो वो वक्फ ही रहेगी। जरूरी कागजात ना भी हो तो भी उसे वक्फ ही माना जाएगा। लेकिन अब नए कानून में वक्फ बाय यूजर क्लॉज हटा दिया गया है। मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। चौथी आपत्ति है गैर मुस्लिमों की वक्फ ट्रिब्यूनल में एंट्री को लेकर। पहले सिर्फ मुसलमान ही इसके सीईओ या मेंबर होते थे, अब इसका सीईओ कोई गैर मुस्लिम भी हो सकता है। बोर्ड में 2 सदस्य भी गैर मुस्लिम ही होंगे। पांचवी आपत्ति सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर है। पहले ये नियुक्ति राज्य सरकार करती थी, अब ये अधिकार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास है। सवाल नहीं, लंबे जवाब नहीं, स्पष्ट सटीक, ताकि बात आप तक पहुंचे। इसीलिए रैपिड फायर राउंड ये श्वेत पत्र का है, श्वेत पत्र का प्रश्न पत्र। और इस समय हमारे साथ पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। तो सीधे सीधे सवाल, सटीक सटीक जवाब, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, लेकिन हम बिल्कुल मुद्दे पर रहेंगे। वक्फ क्या है आपके हिसाब से? वक्फ
एक मुसलमान के द्वारा अपनी संपत्ति को दीनहीन बेवा की सहायता के लिए दान किया जाता है। दान हुआ तो ये वक्फ हो गया। दान देने वालों को वाकिफ बोलते हैं, और दान दी संपत्ति जो उसकी नहीं होती है ये अल्लाह की हो जाती है। मुतवल्ली कौन है श्वेता जी? मुतवल्ली है जो उसको मैनेजर बोलते हैं, है ना। तो जो पूरी कानून की लड़ाई चल रही है, ये मैनेजर साहब की मैनेजर ठीक चल रही है कि गड़बड़ चल रही है? अब एक एक सवाल का जवाब दीजिए। वो डर जो मुसलमानों के मन में है, क्या मुसलमानों की मस्जिदें वक्फ कानून के जरिए उनसे छीन ली जाएंगी? कभी नहीं। ये सदन में कहा गया, मैं भी कहता हूं, कभी नहीं। पुरानी संपत्तियां जो वक्फ की गई, उनके कागजात मिलना मुश्किल है, तो क्या उन पर खतरा बढ़ रहा है? नहीं, कोई खतरा नहीं बढ़ेगा। देखिए, फिर मैं कहता हूं, आपके इस सवाल के जवाब को मैं थोड़ा सा एक लाइन में विस्तार करता हूं। कितने स्कूल बने, कितने कॉलेज बने, कितने अनाथालय बने, कितने अस्पताल बने, कितने स्किल सेंटर बने, यही तो काम है ना गरीबों के लिए। तो 8 लाख संपत्ति है जो सदन में बताया गया, तो मैं तो चाहूँगा इसका बाकायदे सर्वे हो के देश को बताया जाए। और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आपका भी मेरे शहर पटना से लगाव है ना, डाक बंगला चौराहा पर बाएं तरफ मुड़िए और दाहिने तरफ जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ खड़ी हैं होटल में और मॉल में, उसमें कितने वक्फ की ज़मीन पर हैं ये भी ज़रा देख लीजिए। तो गरीबों के लिए क्या हो रहा है वक्फ की संपत्ति पर, यही तो वाकिफ का इरादा था ना। तो ये कानून उसको स्पष्ट करता है। क्या जिन जमीनों पर कब्रिस्तान बने हैं वो छीने जाएंगे? बिल्कुल नहीं। न कब्रिस्तान, न इबादत घर, न इमाम बाड़ा, न मस्जिद, बिल्कुल नहीं। और मदरसे, जिन मदरसों के कागजात न हो? नहीं, मदरसे काम करें तो क्यों छीने जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर काम कर रहे हैं तो नहीं छीने जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो ताकत है वो वक्फ ट्राइब्यूनल से ज्यादा हो जाएगी? देखिए, ये सोच बहुत बेबुनियाद है। कई जगह सरकारी जमीन को हड़पा गया है ना वक्फ के नाम पर। संसद वक्फ है, वहाँ का फोर्ट विलियम में आपने इंटरव्यू किया था ना कलकत्ता में, मोनिक्षा के फिल्म पर, वो कह रहे ये भी हमारा वक्फ है, संसद हमारा वक्फ है। तो ऐसे लोगों को कलेक्टर के पास ये पावर है। आप जो सरकारी जमीन को क्लेम करते हैं, बताइए इसका सोर्स क्या है? बस। क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसी भी मस्जिद को वक्फ से बेदखल कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मैं एग्जाम्पल बताएं, पटना में गर्दनी बाग में एक तालाब है, सरकारी जमीन है, वहाँ छठ में अरग होता है। दूर 5 किलोमीटर इनका कब्रिस्तान है 1920 के रिकॉर्ड में। ये कहते हैं ये भी हमारा वक्फ है, जबकि हाईकोर्ट में कहा सरकार ने कि ये सरकार की ज़मीन है। ऐसा क्यों चलना चाहिए? ऐसे मामलों में कलेक्टर को हस्तक्षेप निश्चित करना चाहिए। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की एंट्री के पीछे क्या सोच? पहली बात है कि पसमानदा वहाँ है तो अच्छी बात है, अति पिछड़े मुसलमान हैं, पिछड़े मुसलमान हैं, मुस्लिम समाज की बेटियाँ या बहनें आए तो अच्छी बात है। आप अगर देखेंगे तो उसमें जो इम्पोर्टेंट लोग जो हैं, एकेडमिशियन हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, उसमें आने में क्या दिक्कत है? अब देखिए, ये पूरी बहस बड़ी बेबुनियाद है। मैं चाहता हूँ आपका शो दिखा जाता है। आप मुझे बताइए, बाबा बैद्यनाथ धाम के जो ट्रस्ट हैं, लोकल एमपी उसके हेड होते हैं। कई बार मुस्लिम एमपी रहे, वो भी हेड रहे, हिंदू हेड होते हैं। निशिकांत जी ने बाकायदे हाउस में इस बात को कहा। ये जो पूरा चैरिटी कमिश्नर होता है, जो हिंदू चैरिटी, इंग्लिश चैरिटी, जैन चैरिटी सबको देखता है ना, तो कहेंगे कि हमारी चैरिटी के लिए मुस्लिम चैरिटी कमिश्नर हो। ये पूरी सोच ठीक नहीं है। ये वक्फ बाय यूजर का क्लॉज क्यों हटाया गया? इसका दुरुपयोग बहुत हो रहा था। देखिए, 3 इसकी मेन बात ध्यान रखिए। शिया वक्फ, सुन्नी वक्फ क्यों भाई? सब मुसलमान को एक नज़र से देखो, सब अल्लाह के बंदे हैं। दूसरा, वक्फ बाय यूज़र का बहुत दुरुपयोग इसी प्रकार से होता था कि भाई ये तो हमारा वक्फ बाय यूज़र है। एक नेता थे ना, न खाता न बही जो चाचा कहे वो सही, तो न खाता न बही जो मैनेजर साहब कहे सो सही। ये पूरा कानून मैनेजर साहब की मैनेजरी को पारदर्शी, जवाबदारी और ईमानदार बनाने की कोशिश है। और देखिए, मैं बड़े विश्वास से बोलता हूँ, वाकिफ ने वक्फ किया अल्लाह के नाम,
ताकि गरीब दीनों की सेवा हो। क्या मैनेजर साहब की सेवा नहीं हो रही है क्या? तो अगर अंग्रेजी की एक लाइन में कहूँ श्वेता जी, द इशू इज़ वेरी सिंपल, वेदर प्रॉपर्टी ऑफ द वाकिफ इज बीइंग यूज्ड फॉर द वक्फ और इज बीइंग अब्यूज्ड बाय द मैनेजर, यही तो सवाल है। क्या सरकार का हस्तक्षेप नहीं बढ़ जाएगा वक्फ कानून के बाद? नहीं, सिविल कोर्ट का है ना स्कोप, इसलिए तो कहा गया। अब तो सरकार को सिविल कोर्ट में, और देखिए मैं तो अपनी आलमगंज में जाइए, बाकी जगह जाइए, मुसलमान रोते हैं कि आके हमारा डिक्लेयर कर देते हैं। तो आज उनके पास अब, और ट्राइब्यूनल में जो काम होता है आपको मालूम ही है, तो इसलिए ट्राइब्यूनल भी है, अब सिविल कोर्ट का भी रास्ता है, ताकि आप अपने सबूत से बताइए कि ये हमारे वालिद साहब की ज़मीन है, हमारी ख़ानदानी ज़मीन है, वक्फ नहीं हो सकती। इसके लिए बनाया गया है। धन्यवाद। ये समझे। हमारे इस प्रश्न पत्र का जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कानून की पहली सियासी परीक्षा बिहार में होगी, क्योंकि लगभग 6 महीने बाद यहां विधानसभा चुनाव होने हैं और आबादी के हिसाब से देश की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम जनसंख्या इसी राज्य में रहती है। बिहार की राजनीति 2 धड़ों में बटी है। एक तरफ वक्फ कानून 2025 के समर्थन में एनडीए है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है। दूसरी तरफ विरोध में कांग्रेस, आरजेडी, वामपंथी दल, एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज है। मुस्लिम वोटों की बिसात पर बिहार में शह और मात का खेल चल रहा है। हंगामा है, हलचल है, बवाल है, क्योंकि बिहार के लगभग 18% मुस्लिम वोटों का सवाल है। हम लोग सरकार बनाएंगे और सरकार बना के इसको लागू नहीं होने दिया। लगता है तेजस्वी जी की सरकार बनना है नहीं, और संसद से जो कानून पास होता है उसको पूरे देश में लागू होता है। तेजस्वी यादव गरीब पसमानदा मुसलमानों के विरोधी है। जनता उनके राजनीति के पन्नों को फाड़ फाड़ कर, चिथरा चिथरा कर फेंक दी है। अब कोई आधार नहीं बचा है तेजस्वी जी को जिस पर खड़ा होकर बिहार की राजनीति कर सके। जातियों की प्रयोगशाला कहे जाने वाले बिहार में मुस्लिम वोटों की अहमियत हमेशा से रही है, लेकिन मुस्लिम वोट यहाँ किसी एक दल की ताकत नहीं रहे, बल्कि थोड़े आरजेडी, थोड़े जेडीयू, थोड़े लोक जनशक्ति पार्टी, थोड़े हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और कांग्रेस के पास जाते रहे। अब सवाल ये है कि वक्फ संशोधन के बाद मुसलमान क्या सोच रहे हैं। ये बिल दस्तूर हिंद के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। देखिए, नीतीश कुमार से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ इस स्टैंड से है कि वो वक्फ बिल की हिमायत कर रहे हैं या मुखालफत कर रहे हैं। अगर हिमायत कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ हैं। अमेंडमेंट एक्ट जो लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ, उसके खिलाफ हमने सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन फाइल किया है, और हमें ये सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद है ये माननीय उच्च न्यायालय देश के मुसलमानों के हित में फैसला करेगी। लेकिन मैं जदयू में रहकर इस लड़ाई को, इस कानूनी लड़ाई ढंग से लड़ूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कांग्रेस, आरजेडी और वैसी नीतीश कुमार पर सेक्युलरिज्म को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी भी छोड़ दी, फिर भी जेडीयू नए कानून के साथ मुस्तैदी से खड़ी है। तो क्या मुस्लिम वोटर्स नीतीश कुमार का साथ छोड़ देंगे या पसमानदा मुस्लिम जेडीयू के साथ बने रहेंगे? छोड़िए ना, नुकसान होगा क्या होगा ये तो हम देखेंगे। हम तो जनता के हक में काम करते हैं। नीतीश कुमार जी ने आज तक मुसलमानों के हक में जो काम किया वो उदाहरण है कहीं देश में। तेजस्वी यादव जिनके सपने में भी मुख्यमंत्री का पद ही दिखता है और जिसकी संभावना तो कतई नहीं है, हम तो ये कहेंगे कि वो कांग्रेस के साथ लड़े या अकेले लड़े। बिहार के समस्त महागठबंधन को 18 सीटें भी नहीं मिलने वाली है, तो फिर उनकी नेता प्रतिपक्ष की ही कुर्सी सलामत नहीं है। लेकिन ये उन्हें भी समझना होगा
कि ऐसी बातों का कोई औचित्य नहीं है। देश में केंद्रीय कानूनों को कोई राज्य सरकार नहीं लागू करे, ये संभव ही नहीं है। दूसरी तरफ आरजेडी खुलकर वक्फ कानून के खिलाफ है, तो क्या उसे पूरी तरह मुस्लिम वोट मिल जाने का भरोसा है? यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 5 विधायक जीते थे। दरअसल बिहार में मुस्लिम वोटों का समीकरण बड़ा दिलचस्प है। 15 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश महागठबंधन का हिस्सा थे। तब महागठबंधन को 80% मुस्लिम वोट मिले। 2020 का विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़ा तो मुस्लिम वोट जेडीयू को मिले सिर्फ 5%। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ नीतीश की पार्टी को सिर्फ 6% मुस्लिम वोट मिले, जबकि महागठबंधन को 80%। वोटिंग का ये पैटर्न साफ संकेत देता है कि वक्फ संशोधन का विरोध करने पर भी बीजेपी के साथ होने के कारण जेडीयू को मुस्लिम वोट का कोई बड़ा फायदा नहीं होना था। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो बिहार के जातिगत सर्वे में मुसलमानों की आबादी 17.7% दर्ज हुई। इनमें से 73% पसमानदा मुसलमान हैं, जिनका राजनीति और वक्फ बोर्ड में नेतृत्व न के बराबर रहता है। नए कानून के बाद वक्फ बोर्ड में इनकी भूमिका बढ़ेगी तो ये नीतीश कुमार का नया वोट बैंक हो सकता है। संसद से पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अब कानून बन चुका है, लेकिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 1.5 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। चुनौती देने वालों में शामिल हैं कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान, मौलाना अरशद मदनी, डीएमके के ए राजा और आरजेडी के सांसद मनोज झा और फैयाज अहमद। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी याचिकाएं दायर की हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी इस कानून को चुनौती दी है। The bill is passed और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। संसद के दोनों सदनों से पास हुए इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई है। विपक्ष का आरोप है कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। समाज को कमजोर करने का काम है। बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। ये पूरी तरह से संवैधानिक है और सही मायने में मानवीय यही है। मुसलमानों में 99% मुसलमानों के हित में है, 1% जरूर परेशान होंगे। वक्फ कानून को कोर्ट में चुनौती देने वालों की तरफ से दलील दी जा रही है कि ये कानून मुसलमानों को उनके धार्मिक मामलों में स्वायत्तता से वंचित करता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि 2025 के संशोधनों के प्रावधानों ने वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन पर मनमाने प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता कमजोर हो रही है। वक़्फ़ तो दान है भाई। सरकार इस कानून को जरूरी बताते हुए इस बात पर जोर देती है कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और गरीब मुसलमानों के लिए वरदान है। तर्क ये है कि ये संशोधन मुस्लिम समाज के 80% गरीब वर्ग को ताकत देगा। वक्फ की संपत्ति, इसका रख रखाव ठीक से हो रहा है नहीं। वक्फ का संचालन कानून के हिसाब से हो रहा है, निजी उपयोग के हिसाब से। वो पैसा गरीब मुसलमान के कल्याण के लिए करिए, तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण के लिए करिए, जो अनाथ बच्चे हैं उसके कल्याण के लिए करिए। मानिए, और ये करने की जगह बेरोजगार मुसलमान युवाओं के लिए स्किलिंग का काम करिए,
लाखों करोड़ों रुपए की भूमि मान्यवर और इनकम 126 करोड़ रुपया। वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। अब सवाल ये कि कोर्ट इसको किस आधार पर देख सकता है? कोर्ट किसी भी कानून की वैधता को 3 तय आधार पर परखता है। पहला, विधायी क्षमता यानी कानून बनाने का अधिकार। दूसरा, संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन। और तीसरा, कानून का मनमाना या पक्षपाती होना। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगी। केंद्र ने पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में एक कैविएट दायर कर दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए।